हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। देखो हमें पता है ना जो रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। कहते हैं हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी, हम कैसे बता सकते हैं कि वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना। हम कैसे बता सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए ये रिलेशन है, अगर जो क्यू सी की वैल्यू है वो लेस देन है क्यू के सी से, तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होगा। यानी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, फॉरवर्ड। ठीक है ना, फॉरवर्ड। ठीक है। और अगर क्यू सी ग्रेटर हो के सी से, तो फिर राइट टू लेफ्ट यानी रिवर्स होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, रिवर्स होगा। और अगर दोनों बराबर हो, के सी इक्वल टू के सी हो, फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल रेट्स पे हैं, तो इक्विलिब्रियम में वो होगा उस टाइम सिस्टम। ठीक है जी। तो तीन कंडीशन है जिससे हम बता सकते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन। अगर के क्यू सी लेस देन हो के सी से, वो फॉरवर्ड होगा। अगर क्यू सी ग्रेटर है के सी से, तो रिवर्स होगा। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 25 वाला मॉडल है। Why is equilibrium state attainable from either way। कहता है अब देखो सबसे पहले तो ये होता है ना, आपको सवाल की भी तो समझ आनी चाहिए, फिर ही जवाब सही देंगे ना, ऐसे तो शहजादे हैं आप लोग। इक्विलिब्रियम किस तरह हम अटेन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। कहता है रिएक्टेंट से भी हम कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम देखेंगे ना कि वो कौन सी कंसंट्रेशन थी, क्या प्रेशर था, क्या टेम्परेचर था जब हमें इक्विलिब्रियम हासिल हुआ। हम उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा दें या कम कर दें, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दें या कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर दें, तो वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पता हो किस कंडीशन पे आना है, हम वही चीज़ें दोबारा लगा के, जैसे देखो ना आप खड़े हो इक्विलिब्रियम में, कोई धक्का देता है आप फिर वापस खड़े हो जाते हो, वो क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से, आइदर वे किसी भी तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट से चाहे प्रोडक्ट से। ठीक है, रिएक्टेंट्स कम ज़्यादा करके जहाँ भी कंडीशन जो बनेगी इक्विलिब्रियम की वहाँ से, या जब प्रोडक्ट बन गया उसको हला हलू के उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा देखो इस सवाल में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि आप गलत करोगे तो वो गलत हो जाएगी, आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। कुछ सवाल होते हैं जो, ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आप कहेंगे जी वी कैन गेट equilibrium condition under certain condition of concentration, pressure and temperature. ठीक है, we can also disturb and again can get the condition of equilibrium। ये अपने अल्फाज में बना सकते हो, लेकिन इंग्लिश आना ज़रूरी है, और वो आपको नहीं आती, और आप सीखने की भी नहीं करते। वेरी गुड, देखें अच्छे बच्चे हैं। राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन। अब एन हो तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा, ये तो पक्की बात है। प्रो का मतलब 3, पेन सिंगल बॉन्ड। अब देखो 3 सी लगे यानी कार्बन कार्बन, और ये तो उस दिन वाला है, पहले के साथ भी 3 H लगने और एंड वाले के साथ भी, दरमियान वाले के साथ 2, क्योंकि एक एक बॉन्ड उसने साइडों पे बना लिया हुआ है। ये तो पता है ना उस दिन, अगर आपने अच्छे से समझ लिया था। और नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4, प्रो का मतलब 3, ब्यूट 4 कार्बन है, साइडों वालों के साथ 3 H हैं, दरमियान वालों के साथ 2 H हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको ना याद हो जाएगी ना। याद क्या करना है, प्रो मतलब 3 कार्बन लाओ, साइडों से 3 H, विच वाले नाल सेंटर वाले 2 H, 4 हो गए हैं, कोई बात नहीं, साइडों पे 3, सेंटर वाले दोनों के साथ 2 H लगाएंगे। ठीक है,
डिफाइन होमोलोगस सीरीज। अगर आपको याद हो तो 9th में हम पढ़ के आ गए ना, होमो वो क्या था उस दिन भी पढ़ा था, डाइटामिक, होमोटॉमिक, होमोसेम, होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ईच ग्रुप, ठीक है जी, जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले हैं एलिमेंट्स, उनके हम क्या करते हैं, लहदा क्या बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। हर ग्रुप को क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, कि वो एक जैसे होंगे। जैसे अल्केन ये सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, अल्कीन ये डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सारे लहदा। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ -CH2 एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूल में। यानी देखो ना, ऊपर वाला ही अगर देख लो तो जितने भी सेंटर में आएंगे उनके साथ क्या आएगा, CH2 यानी सेंटर में जितने भी आते जाएंगे, और लास्ट पे कोई ना कोई एलिमेंट लगा लेंगे हम एंड पे। ऐसे H3 होता है, और जब चेन लगाएं तो वहाँ R आ जाता है, और R से मुराद कुछ भी वहाँ लग सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज की बिना पर, और हर ग्रुप को क्या कहते हैं हम, होमोलोगस सीरीज। सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ, ठीक है, लास्ट पे जाके या तो सेंटर में CH2 और लास्ट पे H3 होगा, CH3, वरना जो भी एलिमेंट लगेगा वो उस तरह के होते जाएंगे। व्हाट SI डिफरेंट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। SI का क्या फ़र्क है एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ठीक है। एल्डिहाइड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके लास्ट पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो, C डबल बॉन्ड हो H, उनको हम कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। और इनका जनरल फार्मूला क्या है, R यानी चेन लगी होगी CHO, ठीक है। और कंपाउंड जिनके लाहर पे क्या हो, C डबल बॉन्ड O, उनको हम कहते हैं कीटोन। ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH, और ये हाली C डबल बॉन्ड O हो, ये क्या है, कीटोन है। और इनका फार्मूला क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O, इधर भी R, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके लास्ट पे क्या हो, R C डबल O R डैश, इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, ईस्टर्स। जनरल फार्मूला क्या है, R C डबल बॉन्ड O C O R डैश। R और R डैश क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है। दे मे बी सेम और डिफरेंट, वो एक तरह का भी हो सकता है, और ये जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे ना तब फिर ये थोड़ा तफसील में आप लोग पढ़ोगे। 12वीं में अगर FSC की ना आप लोगों ने, तो केमिस्ट्री में यही चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ या आप ये जो हाली बता रहे हैं ना वहाँ होंगी, वहाँ लगाएंगे आप लोग। फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट, अब शुरू में क्या लगा है, H3C C डबल बॉन्ड O, और आगे है OC2H5, ये है इथाइल एसीटेट। फार्मूले लिखने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने नंबर अच्छे लेने हैं तो। अगर फार्मूले नहीं लिखेंगे तो नंबर भी नहीं लिखेंगे वो राइटर जो भी होंगे ना वहाँ पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके लास्ट पे क्या हो, C डबल बॉन्ड O R और O R डैश, वो कौन से होते हैं, ईस्टर होते हैं। और नीचे इसका इथाइल एसीटेट का फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आगे आ जाइए, ये माशाल्लाह आपका पहला पार्ट होने ही वाला है। डिफरेंट बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब देखो अगर आप लोग ये ना बताओ तो फिर ज्यादती है, उस दिन बड़ी तफसील से समझाया था। स्ट्रेट चेन क्या होता है? तो वेखे नहीं दोबारा तो फिर फायदा की समझाने बेटा। समझाने का फायदा ये है ना कि आप पिछला पक्का करो, आपको सर वो नहीं जाता कहीं। अब
यही तो आप लोग गलती करते हैं। तो स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। अभी जो हमने पढ़े हैं वो पीछे, जैसे ये बना भी हुआ है, स्ट्रेट चेन है। अभी पढ़ा नहीं, H3C CH2, वो क्या है? स्ट्रेट चेन है। आइसो नहीं पढ़ा था यार। हाँ, और जिसके नीचे वो आज वो ब्रांच हो जाती है। ठीक है, अब देख लो आप लोग जाती कर रहे हो। हाँ, वो आइसो वाला ब्रांच होता है। Straight chain compound are those in which carbon atom link with each other through a single, double, triple bond forming a straight chain। बिल्कुल सीधे लगे हों। ये भी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, ब्यूटेन वाला H3C CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा भी है। तो ये क्या है? स्ट्रेट चेन है जब सीधे लगे होंगे। ब्रांच क्या होगा? ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोज इन विच देयर इज ए ब्रांच लॉन्ग, जहाँ स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच भी लगी हो। तो ये नीचे CH3 लगा दिया। ठीक है, C और एक C नीचे है, वही है। लेकिन ये देखो, उसमें ऊपर वाले में N ब्यूट, N का मतलब मैंने बताया ब्रांच, ये स्ट्रेट चेन होती है। और नीचे वाले में उसमें लिखा हुआ है आइसोब्यूटेन। ब्यू का मतलब 4, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और आइसो का मतलब ब्रांच में होगा एक। ठीक है, समझ आ गई? समझ ही तो नहीं ना आंदी थानू। गिव 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन की 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं, पोल्स नहीं होते इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव। देयरफॉर दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, इसलिए पानी में हल नहीं होते। बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है? हल हो जाते हैं। द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन किसको कहते हैं? आप में से कोई बताएगा अल्केन क्या होता है? एन यार, सिंगल बॉन्ड वालों को अल्केन कहते हैं ना। अल्केन एन सिंगल बॉन्ड। तो डेंसिटी की जो डेंसिटी है ना अल्केन्स की, वो इंक्रीज होती है ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जो जो उनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की 2 खसूसियात। दे आर अमोर्फस सॉलिड्स। ये कौन से सॉलिड्स हैं? अमोर्फस। दे आर टेस्टलेस। ये टेस्टलेस है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, और ये नॉन रिड्यूसिंग है अपनी नेचर में। अब ये 3-4 दे के आपने 2 लिखनी है पेपर में। ठीक है, जो आसान लगे वो वाली, लेकिन चारों कर ले, हो सकता है वो 4 पूछ ले, फिर कहाँ जाओगे? अब अगर बुक में देखोगे ना तो ऐसे शॉर्ट नहीं बनाए होते, तो यहाँ ज़रा आसान बने होते हैं। निशान वहाँ लगा लें, याद यहाँ से कर लें। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमालात। पहला सोर्स है विटामिन ए, जो है वो डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, कोई बताएगा? दूध, अंडा, इस तरह की चीज़ें, एग्स, ऑयल, फिश वगैरह वगैरह। इट कैन आल्सो बी obtained फ्रॉम बीटा कैरोटीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। जो सब्ज सब्जियां होती हैं ना, जैसे बंद गोभी, पालक, साग, इनके अंदर भी कहता है बीटा कैरोटीन होती है, और ये भी क्या है? विटामिन ए ही होती है। इसके अलावा कैरेट्स एंड लीवर। कैरेट क्या होता है? गाजरें। एंड लीवर यानी जिगर। वो आप मछली का जिगर तो खा नहीं सकते, किसी बकरे का या भैंस का ही खाएंगे। यूजेस क्या है विटामिन ए की? मेंटेन द हेल्थ ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम की हेल्थ को ये सही रखता है। एंड एक्ट्स ऑन द रेटिना डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज्म। और जो हमारी आँख के अंदर रेटिना है, उसमें जो डार्क अडाप्टेशन का मैकेनिज्म है, उसके लिए, इसलिए नज़र के लिए पता है आपको गाजर कहा जाता है। गाजरें खाएं आजकल आई भी में। फ़िश खाएं, फ़िश बालों के लिए भी अच्छी होती है। जो ज़्यादा फ़िश खाएं ना, उनके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, इसमें कुछ विटामिन होते हैं ऐसे। वैसे तो 30 के बाद होते हैं, मेरे होना शुरू हो गए। तो अगर बात पहले भी हो जाते हैं, बंदा बीमार हो, खुराक सही ना हो, गंद गुंद खाना है। तो बाकी ये है कि फ़िश जो खाते हैं उनके बाल जल्दी नहीं सफ़ेद होते।
वीक में एक दफ़ा ज़रूर खा लेनी चाहिए, लेकिन सारी चीज़ पैसे की है। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस की जो बीमारी है वो क्या है? इट इज़ लीवर इन्फ्लेमेशन। जो जिगर है उसमें जब सोजिश हो जाए ना, उसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस। कॉज बाई वन ऑफ 5 वायरसेस कॉल्ड। अब ये ABCDE ये 5 तरह के वायरस है, इनमें से कोई एक अंदर चला गया और उसने काम खराब कर दिया, तो इसलिए ये इनमें से कोई भी हो सकता है हेपाटाइटिस ABC। गुजरांवाला में कहते हैं हर 3 में से एक बंदे का होता है, या और पाकिस्तान में कहते हैं। यानी ये वायरल डिजीज़ है ना, फैमिली में एक बंदे को है ना सबको लग जाएगी, क्योंकि हम एहतियात तो करते नहीं, बर्तन भी इकट्ठे, सारा कुछ इकट्ठा। बात का माँ बाप को होती है, बाद नहीं आ रहे होते, ठीक है, अपनी खाई हुई चीज़ बच्चों को खिला रहे होते हैं। एहतियात करनी चाहिए, पता जो है मुझे बीमारी है, कुछ नहीं होता, वाकई में कुछ होता। हेपेटाइटिस A एंड A कैन बी ट्रांसमिटेड कंटेमिनेटेड वाटर। ये गंदे पानी से, तो पानी वैसे ही गंदा है हर जगह, तो ये गंदे पानी से फैलता है। अब ये कोई इतना मुश्किल सवाल है? डिजीज़ हेपेटाइटिस कहता है इन्फ्लेमेशन है लीवर की, और 5 तरह के वायरस होते हैं ABC तो आंदी है ना, ABCD। मेंशन डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स। अब अगर आप ज़्यादती ना करें, ये सवाल हमने समझा हुआ है, कोई बताएगा डिटर्जेंट के नुकसान क्या होते हैं? जल्दी वाटर कंटेनिंग द डिटर्जेंट डिस्चार्ज इन स्ट्रीम एंड पॉन्ड्स। वहाँ सवाल था कि हाउ डिटर्जेंट्स आर हैं, नहीं वो तो था ना एसिड, जब अद्वियात डालते हैं ज़मीन में वो जज़ब हो जाती हैं। ये था कि वो वाई डिटर्जेंट्स आर डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ, इस तरह का सवाल था। तो उसमें था कि जो हम साबुन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें सल्फेट्स होते हैं, वो जब पानी में जाते हैं ना तो उसके साथ रिएक्शन करते हैं और पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, उससे एलगी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो समुद्री हयात है उनके मरने का। इस तरह का कुछ सवाल था, वही लिख सकते हैं। डिटर्जेंट डिस्चार्ज पॉन्ड लेक एंड रिवर काज वाटर पोल्यूशन। पहले तो ये क्या कहता है इससे पोल्यूशन होती है। अब ये कोई आपको समझ नहीं आ रही पॉइंट की, आप लिख नहीं सकते कि जो हम पानी गंदा साबुनों वाला डालेंगे तो पानी गंदा होएगा, पानी की पोल्यूशन होती है। अब ये इसमें क्या मतलब आपके जी, मुझे याद नहीं हो रहा है ना, बड़ा सवाल है, मुझे याद नहीं हो रहा भाई, बड़ा नहीं है, समझो तो सही ना लिखा क्या हुआ है। डिटर्जेंट रिमेन इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर। पानी में रहते हैं और पानी को अनफिट, ऊपर वाला ही पॉइंट है एक तरह से, बस लफ्ज़ चेंज किए उसने। क्रिएटिव लाइफ समुद्री महलूक। अब ये देखो वही लफ्ज़ अब शुरू होने लगे। फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट इन डिटर्जेंट कार रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी। वही सवाल है सारा। इन वाटर बॉडीज, वहाँ पर एलजी की ग्रोथ ज़्यादा कर देते हैं। विच फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। दीज प्लांट्स अल्टीमेटली डाई एंड डिके, ये कभी ना कभी तो मरेंगे ना, ख़त्म हो जाएंगे। डिकेइंग प्लांट बी बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है चीज़ वापस ख़त्म होके ज़मीन में मिल जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप देखें ना, बंदा मरता है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसका बॉडी जिसमें मुड़ जाती है, हर चीज़ कहाँ गई, ज़मीन में मिल गई ना वापस। ऐसी हड्डियाँ भी एक वक्त आता है, क्या होता है, ज़मीन में मिक्स हो जाती हैं, ये होता है बायोडिग्रेडेबल। अब वो एलजी वगैरह जो है ना, कंज्यूम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट, वो पानी से ऑक्सीजन ले लेती हैं। दस डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन डेथ, तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वहाँ पर जो मछलियाँ वो मर जाएंगी। These detergents are non-biodegradable, cannot be decomposed by microorganisms like bacteria. इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स होते हैं बाकी जो बच जाएंगे वो नहीं होते, वो डिग्रेडेबल नहीं बनेंगे, नॉन बायो होते हैं और इनको जो है ना बैक्टीरिया वगैरह वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अब थोड़ा सी अक्ल लगाओ, वही सवाल है जो हमने वहाँ पढ़ा था। अब ये आपका इतना पढ़ा है नहीं, वही है सवाल सारा। अगर आप वहाँ याद किया था वो ढूंढो कौन सा मॉडल है, यही तो मसला है, आप भूल जाते हैं बात को। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर ये हमने कर लिया हुआ है।
ठीक है ना। अब रेपिटेशन शुरू होगी, ये 2 सवाल रिपीट हो गए हमारे, और वो पीछे स्टेट और ब्रांच चेन भी रिपीट ही था। आपको नहीं याद तो आपका मसला है, ठीक है, मैंने तो समझा दिया था। सॉफ्ट वाटर वो है जो पानी साबुन के साथ अच्छी झाग बनाए, और हार्ड कौन सा है जो ना बनाए। पोटाशियम नाइट्रेट या KNO3 कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज एज फर्टिलाइजर एंड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास। एक तो जो खाते वगैरह है और दूसरा फ्लिंट ग्लास, कोई शीशा वगैरह होगा। डबल साल्ट्स क्या है? गिव एन एग्जांपल। डबल साल्ट्स आर फॉर्म बाय 2 नॉर्मल साल्ट। जब 2 नॉर्मल साल्ट मिलते हैं तो क्या बनता है? एक डबल साल्ट बनता है। When they are crystallized from a mixture of equimolar saturated solution, जब उनको क्रिस्टलाइज किया जाए एक इक्वीमोलर, इक्वी मतलब इक्वल, मोल्स में उनका सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन लेकर उसको मिक्स किया जाए तो डबल साल्ट बनता है 2 नॉर्मल साल्ट से। द इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। हर साल्ट अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखता है। साल्ट्स ऑन डिसोलेशन गिव सिंपल कैटाइन एंड एनाइन व्हेन दे गिव रिस्पेक्टिव टेस्ट। जब उनका टेस्ट कोई किया जाए तो फिर वो क्या करेंगे? कैटाइन और एनाइन देंगे। मोहर, साल्ट, पोटाश, एलम, फेरिक एलम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। FeSO4, NH4, SO4.C, ये H2O वाटर, ठीक है। K2SO4, K2SO4, नीचे वाले दोनों में ये सेम है, आगे सेंटर वाला डिफरेंट और लास्ट वाला भी सेम है। Alk2SO4 थ्राइस, बाहर जो 3 होता है इसको थ्राइस कहते हैं। Fe2SO4 थ्राइस, ये डबल साल्ट की एग्जांपल है। ये लिखना बड़ा ज़रूरी है, ये लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। जो फार्मूले हैं ना ये आपने याद करने हैं, इन्हीं के ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। वाई प्योर वाटर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कहता है जो प्योर वाटर है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है? वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज ये आयनाइज हो जाता है वेरी स्लाइटली, बड़ी आसानी से इनटू आयन इन प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइज, ठीक है। कहता है स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्योंकि कमज़ोर है, इसलिए मजबूत नहीं है। क्योंकि ये बहुत जल्द क्या है? आयंस में तब्दील हो जाता है, और इसको हम आयोनाइजेशन भी कहते हैं और सेल्फ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। नेम 2 साल्ट दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, 2 साल्ट जो पानी में हल हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फ़र्क। टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बायोकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। टेम्परेरी जो है, टेम्परेरी मतलब होता है वक्ती। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किस वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो सल्फेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, कार्बन के कंपाउंड होंगे और क्या, चलो देखते हैं विले होके भी, छोड़ो फिलहाल। टेम्परेरी हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और जो परमानेंट है वो सल्फेट्स और क्लोराइड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के। हाउ डज सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन वाटर, सोडियम जियोलाइट को पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? इन दिस मेथड व्हेन वाटर इज पास थ्रू रेजिन, सोडियम आयंस ऑफ रेजिन आर एक्सचेंज विद द अनवांटेड कैल्शियम एंड अब देखो ना, सॉफ्ट वाटर में हमने पढ़ा कि कार्बोनेट होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, ठीक है। तो
वाटर को जब रेजन से पास किया जाएगा तो जो सोडियम आयन होंगे रेजन वो अनवांटेड कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। Na2 जियोलाइट प्लस CaSO4 Ca जियोलाइट और Na2SO4 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा सॉफ्ट वाटर। स्टेट द मेन काज ऑफ रैपिड स्प्रेडिंग वाटर बॉर्न डिजीज। कहता है जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां वो इतनी तेजी से क्यों फैलती हैं। वाटर पोल्यूशन में भी ड्यू टू टॉक्सिन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहता है पानी की जो पोल्यूशन है वो हो सकता है उसमें कोई टॉक्सिन, कोई जहरीले मादे हों या कोई जानदार हों, बैक्टीरिया वगैरह। टॉक्सिन्स आर आर्सेनिक, मरकरी, लेड एंड मैनी ऑर्गेनिक केमिकल। वो जो जहरीले मादे हैं वो क्या है, आर्सेनिक हो सकता है, मरकरी हो सकता है, लेड एंड मैनी और केमिकल हो सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। ये माइक्रो का मतलब इतने छोटे होते हैं ना वो नज़र ही नहीं आते, इसलिए पानी पीते हैं ना हमें नज़र नहीं आते कि उसके अंदर क्या क्या हम पी जाते हैं बस। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। सफाई की जब सहूलियात की कमी होगी तो वो क्या होगा फिर वो जल्दी। अब ये मेन फिक्रा लास्ट वाला है तो आपने इसको पहले लिखना है और ऊपर वाले। तो मेन जवाब क्या है जी, सफाई की कमी, ये जवाब है। कहता पानी से जो पैदा होने वाली बीमारियाँ इतनी तेज़ी से क्यों फैलती हैं, क्योंकि सफाई की कमी होती है, पानी साफ़ नहीं होता, हम बॉयल नहीं करते, उसकी वजह से वो पानी से बीमारी लग जाती है। नेम इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट। प्योर मेटल को हासिल करने के मेटलर्जी में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं। कंसंट्रेशन ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये क्या है, इसके प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस के जरिए ये याद करने पड़ेंगे, ये खुद से नहीं लिख सकते। वाई ए नोड इज ईटन अप इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। कहता है जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसमें एनोड ईटन अप ख़त्म हो जाता है, खाया जाता है कह लो। एनोड में ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, कॉपर एटम ऑफ द एनोड लूज 2 इलेक्ट्रॉन एट एनोड एंड कॉपर आयन Cu2+ go into solution. Such an anode is eaten up gradually and ultimately impure copper electrode dissolve in the solution. एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगी, कॉपर एटम जो होंगे ऑफ द एनोड लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड एनोड, वो एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दे देंगे और कॉपर आयन बनाएंगे। ऊपर 2+ का मतलब यही होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, दे दिए। गो इनटू सॉल्यूशन सच एज एनोड इज ईटन अप ग्रेजुअली, और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली इम्प्योर कॉपर, और जो फिर इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड होगा वो भी सॉल्यूशन में हल हो जाएगा। आगे ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 4 मेजर फर्टिलाइजर्स, पाकिस्तान में 4 बड़े फर्टिलाइज़र के प्लांट्स या फैक्ट्रियां कौन सी हैं, ये तो नाम है याद कर लो। फौजी एंग्रो, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासम और दाऊद हरकुलीज, ये मतलब फैक्ट्रियों के नाम हैं। रिफाइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर। जो क्रूड ऑयल मिक्सचर है, क्रूड का मतलब होता है मिक्स, जब ज़मीन से निकलता है ना पेट्रोल, तो वो पेट्रोल नहीं होता, उसमें पता नहीं डीजल भी होता है, उसमें और भी मिट्टी का तेल भी होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं। तो जब वो अलग-अलग करेंगे ना इनटू वेरियस एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स, तो वो क्या हो जाएगा, रिफाइनिंग। अल्लाह दे वाले।